हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशंस का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमको ये जानना होगा हमें सॉल्यूशन के बारे में जानने की क्या आवश्यकता है। व्हाट वी नीड टू नो ऑफ सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशंस के बारे में क्या क्या जानना चाहेंगे, क्या क्या ज़रूरी है और सॉल्यूशंस हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। वी स्टडी हियर अबाउट द सॉल्यूशंस, व्हाट आर सॉल्यूशंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन, वेपर प्रेशर and Raoult's law and colligative property. All these things we study in this chapter. There are some basic terms and definitions regarding solution. First of all, solution. What is solution? What is solution? Solution is homogeneous mixture of two or more than two substances. Since solution is homogeneous mixture, therefore their components cannot be separated by any physical methods like filtration, shuttling, centrifugation, etc. Now question arises, what is components? Substances that make up the solution are called components. In case of salt and water solution, components are salt and water. In case of sugar water solution, components are sugar and water. If in a given solution there are only two components, then such solutions are called binary solution. If there are three components, then solutions are called trinary solutions. And if components are four, then such solutions are called quaternary solutions. Now we can also define here solvent and solute. Solvents are those components of solution which are present in excess amount. अगर हम salt and water solution को एग्जाम्पल के तौर पर रखते हैं तो salt और वाटर में जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है सोल्यूशन में, उसे ही हम सॉल्वेंट कहेंगे। तो साल्ट वाटर सोल्यूशन में वाटर एक्सेस अमाउंट में होता है, साल्ट लेस अमाउंट में होता है, इसलिए हम इस सोल्यूशन में वाटर को सॉल्वेंट कहेंगे। सल्यूट। सल्यूट इज द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी। ऐसा कंपोनेंट सोल्यूशन का जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम सल्यूट कहते हैं। साल्ट वाटर सॉल्यूशन में साल्ट की मात्रा वाटर की कंपैरिजन में कम होती है, इसलिए हम साल्ट को सल्यूट कहते हैं। अब हम कुछ बातें और पढ़ेंगे। मान लीजिए साल्ट सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड और नेफ्थलीन। सल्यूट यहाँ पर दो सल्यूट हैं, साल्ट NaCl एंड नेफ्थलीन, और वाटर एक सॉल्वेंट है। नाउ व्हिच सल्यूट विल डिजॉल्व एंड व्हाई। कभी कभी हम किसी सॉल्यूशन में दो या दो से ज़्यादा टाइप के सल्यूट को डिजॉल्व कर देते हैं किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड और नेफ्थलीन को वाटर में डिजॉल्व कर दें तो इन दोनों कंपोनेंट्स में से किसे हम सल्यूट कहेंगे। इस सॉल्यूशन में क्या सोडियम क्लोराइड सल्यूट है या नेफ्थलीन सल्यूट है, और अगर सोडियम क्लोराइड सल्यूट है तो क्यों, नेफ्थलीन अगर सल्यूट है तो क्यों। तो इसका आंसर है लाइक डिजॉल्व इन लाइक। केमिस्ट्री में सॉल्वेबिलिटी को लेकर के सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दिया गया है लाइक डिजॉल्व इन लाइक। पोलर सल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, नॉन पोलर सल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। अब अगर हम सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल देख लेते हैं जो कि एक पोलर क्रिस्टल है,
क्योंकि इसमें सोडियम कैटायंस हैं और क्लोराइड एनायंस हैं। अब अगर इस सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजॉल्व करें तो सोडियम आयंस वाटर के द्वारा अट्रैक्टेड हो जाते हैं और बनाते हैं हाइड्रेटेड सोडियम कैटायन, और क्लोराइड आयन हाइड्रेटेड क्लोराइड आयन हाइड्रेटेड एनायन बनाते हैं। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स पोलर नेचर होने की वजह से कैटायंस और एनायंस को अट्रैक्ट करते हैं और उन्हें डिजॉल्व करते हैं। इसका मतलब हो गया वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और इस पोलर सॉल्वेंट में जो सल्यूट होगा वो पोलर सल्यूट होगा। इसका मतलब इस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड सल्यूट है। वो इसलिए क्योंकि सोडियम क्लोराइड आयन फॉर्मेशन करता है, पोलर नेचर का होता है और वाटर पोलर नेचर का होता है, इसलिए लाइक डिजॉल्व इन लाइक कंसेप्ट के अनुसार सॉल्वेंट वाटर सोडियम क्लोराइड को अपने में डिजॉल्व कर लेगा। जो कंपोनेंट सॉल्यूशन का अपने में डिजॉल्व करता है दूसरे कंपोनेंट को उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कंपोनेंट सॉल्वेंट में खुद को डिजॉल्व कर देता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। तो इस प्रकार से सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसेप्ट क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। बेसिकली सॉल्यूशंस 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा है सॉलिड सॉल्यूशन और तीसरा है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन को फर्दर क्लासीफाई किया गया है मिक्सिबल लिक्विड सॉल्यूशन जैसे कि वाटर और अल्कोहल, इमिसिबल लिक्विड सॉल्यूशन जैसे कि वाटर और ऑयल, और पार्शियली मिक्सिबल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ अन्य सॉल्यूशंस के टाइप का। तो अन्य टाइप्स हैं इस सॉल्यूशन गैस एंड गैस सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ गैस जिसे हम कहते हैं एयर। दूसरा है गैस एंड लिक्विड का सॉल्यूशन। लिक्विड व्हेन डिजॉल्व इन गैस देन इट इज कॉल्ड लिक्विड गैस सॉल्यूशन, और इसका एग्जाम्पल है वाटर वेपर्स इन एयर दैट इज ह्यूमिडिटी। व्हेन सॉलिड पार्टिकल्स dissolve in the gas then they form smoke dust in the air. When gas are solute, liquids are solvent, then they also form solution. Example, CO2 gas dissolve in water to form soda water. और example है when liquid dissolve in liquids then they form mixture of miscible liquids like alcohol in water. When solid dissolve in liquid, then they form another type of solution. Example is sugar in water. Sometimes gas can also dissolve in solids, then they also form a type of solution. For example, adsorption of gases on the solid. For example, hydrogen gas can adsorb on platinum, palladium, and nickel metals. Another example is liquid when dissolved in solids. Example, copper liquid can dissolve in copper metal. Mercury metal can dissolve in copper metal. Mercury can dissolve in gold. Solid and solid solution. Solid dissolve in solid. Example is homogeneous mixture of two metals like alloys, copper in gold, zinc in copper. These are some common types of solutions and their examples. Now, methods of expressing concentration. कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का मेथड। अब इसमें आप देखेंगे सॉल्यूशंस, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग वे। फर्स्ट इज वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज, volume percentage, it can be defined as volume of the component per 100 parts by volume of the solution. इसका फॉर्मूला होगा
volume of one component divided by total volume of the solution multiplied by 100. सेकेंड एक्सप्रेशन है कंसंट्रेशन का मास परसेंटेज. इट कैन बी डिफाइंड एज वेट ऑफ द वन कंपोनेंट पर 100 पार्ट्स ऑफ द वेट ऑफ द सॉल्यूशन. इसको हम ऐसे कह सकते हैं, वेट ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. थर्ड एक्सप्रेशन है कंसंट्रेशन का ppm, पार्ट्स पर मिलियन. इसका डेफिनेशन होगा पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन. इसको आप लिखेंगे पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 6. नेक्स्ट मोलालिटी. मोलालिटी कैन बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय mass of the solvent in kilogram. Number of mole of solute NB divided by mass of the solvent in kilogram. Then next है mole fraction. Number of moles of one component divided by total number of all the components of solution. इसका फॉर्मूला होगा XA is equal to Na upon Na plus NB. XA is the mole fraction of component A, N is the number of moles of component A, and Na plus Nb is the total number of moles of all the components present in the solution. Always remember, total mole fraction of a given solution always remains unity. So Xa plus Xb is equal to 1. Mole fraction of solute plus mole fraction of solution is always equal to 1. So these are some interesting expressions of the concentrations. Some other expressions are normality, molarity and formality. So first of all we should know about the normality. Normality, number of gram equivalent of solute dissolved per liter of the solution. अब इसका डेफिनेशन बन सकता है, फॉर्मूला बन सकता है normality is equal to number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in the liter. Next molarity. molarity का सिंबल होता है कैपिटल M. मोलालिटी का सिंबल होता है स्मॉल m. मोलालिटी का सिंबल है स्मॉल m. यहाँ देखेंगे मोलालिटी का सिंबल स्मॉल m होता है और मोलारिटी का सिंबल कैपिटल M होता है. मोलारिटी इज इक्वल टू number of moles of solute dissolved per liter of the solution. Number of moles of solute NB divided by volume of solution in liter. So mole per liter is the unit. Next formality. Formality is the number of formula mass of the solute dissolved per liter of the solution. Number of formula mass of the solute divided by volume of solution in liter is called formality. So these are the important expressions of the concentration of solution. Now question arise. Now next point is vapor pressure of liquid. किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे? So vapor pressure can be defined as the pressure exerted by the vapors above the liquid surface in equilibrium with the liquid एट ए गिवन टेम्परेचर. जब किसी लिक्विड के सरफेस पर प्रेजेंट वेपर पार्टिकल लिक्विड के सरफेस पर कोई प्रेशर लगाते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर, तो हम उस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं. क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं. वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड. वेपर प्रेशर, कितना प्रेशर किसी लिक्विड का वेपर उसके सरफेस पर लगाएगा, ये बात डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिक्विड पर. अब नेचर ऑफ लिक्विड में सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अगर लिक्विड पार्टिकल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हैं तो उनकी स्केपिंग टेंडेंसी बहुत कम होगी और उनसे बनने वाले वेपर्स कम होंगे और जिसकी वजह से ऐसे लिक्विड्स का वेपर प्रेशर भी कम होगा. इट मीन्स
if intermolecular forces between the particles of liquid is strong, then vapor pressure will be low, and if intermolecular forces between the particles of liquid are very weak, then their escaping tendency will be more. They will produce more vapor, and more vapors will exert more pressure over the liquid. So you can say intermolecular forces between the liquid particle is if less, then vapor pressure will be more. Very simple, you can write intermolecular forces of attraction inversely proportional to vapor pressure. अगर intermolecular forces of attraction between the liquid particle ज़्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, और अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब सेकेंड फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है, वो है टेम्परेचर, डायरेक्ट वेरिएशन। इसका मतलब टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। जैसे जैसे हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे लिक्विड पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनमें एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, और एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ने की वजह से वेपर पार्टिकल्स का संख्या बढ़ता चला जाएगा, वेपर्स का अमाउंट बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे वेपर्स का अमाउंट बढ़ेगा वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। सो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अब हम बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशंस टू टाइप्स के होते हैं। एक वे सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल होते हैं, जैसे अल्कोहल और वाटर का सोल्यूशन, वाटर प्लस अल्कोहल। तो वाटर अल्कोहल का सोल्यूशन वोलाटाइल लिक्विड सोल्यूशन है, इसलिए क्योंकि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल हैं। अल्कोहल भी वेपर बना सकता है और वाटर भी वेपर बना सकता है। ऐसे लिक्विड जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं उनको हम कहते हैं वोलाटाइल सब्सटेंस। और अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल नेचर के हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम वोलाटाइल लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से कोई एक नॉन वोलाटाइल है, दूसरा वोलाटाइल है, तो उनसे बनने वाले सॉल्यूशन को हम कहते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन। इसमें हम कहते हैं ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कोई एक नॉन वोलाटाइल है। अब देखिए, अगर किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, जैसे इसमें दिखाया गया, दीज आर द नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, रेड स्पेयर्स। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट अगर किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं तो इस सरफेस का कुछ एरिया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल के द्वारा कवर कर लिया जाएगा, और जब किसी सॉल्यूशन का कुछ फ्रैक्शन, कुछ पोर्शन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल से द्वारा कवर हो जाएगा तो उस पोर्शन पर वेपोराइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी, वहाँ पर वेपर का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब जो बचा हुआ सरफेस है जहाँ पर केवल वोलाटाइल कंपोनेंट्स हैं, उन्हीं जगहों पर वेपर का फॉर्मेशन होगा, और इस प्रकार से वेपर्स का जो फॉर्मेशन है वो प्योर वोलाटाइल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। अब इसको ऐसे समझिए, whenever in a given solution there is a non-volatile solute particle present along with volatile solvent molecule, then the fraction of the surface that is covered by non-volatile solute particles will be not able to form vapors. In that surface area which is covered by non-volatile solute, escaping tendency of the volatile components will decrease at that places. Therefore the rate of formation of vapor
will decrease। और इस प्रकार से ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट दोनों होते हैं उन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, और जिन सॉल्यूशन में केवल वोलाटाइल कंपोनेंट होते हैं, नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट नहीं होते, उनके वेपर प्रेशर ज़्यादा होते हैं। तो सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऑलवेज हैव लेस वेपर प्रेशर दैन द सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली वोलाटाइल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंपोनेंट्स। अब हम बात करते हैं राउस लॉ को। यहाँ पर एक बात बताना ज़रूरी है कि अगर हम किसी वोलाटाइल प्योर सॉल्वेंट में धीरे धीरे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते चले जाएं और सॉल्यूशन बनाते चले जाएं, तो ऐसे सॉल्यूशन बनने वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा। वेपर प्रेशर में ये डिक्रीजमेंट कहलाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं राउस लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हैं, बाइनरी का मतलब होगा ओनली टू कंपोनेंट्स, और दोनों कंपोनेंट्स कैसे हैं, वोलाटाइल हैं। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो लिक्विड मिक्स हैं और दोनों लिक्विड में वेपर बनाने की एबिलिटी है। तो ऐसे सॉल्यूशंस के लिए राउस लॉ कहता है कि वेपर प्रेशर will be directly proportional to mole fraction of volatile pure component। अब अगर उसमें दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट A और कंपोनेंट B, और दोनों कंपोनेंट्स वोलाटाइल हैं, तो कंपोनेंट A का वेपर प्रेशर कंपोनेंट A के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने पर आपको मिलेगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। ये जो पी नॉट ए मिलता है हमको, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये जो पी नॉट ए मिलता है, इस पी नॉट ए को हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। अब यहाँ पर हमने सॉल्यूशन की बात की थी, और सॉल्यूशन में केवल एक कंपोनेंट नहीं होता, दो कंपोनेंट होते हैं, इसीलिए हमको पी नॉट ए और पी नॉट बी लिखना पड़ रहा है। तो अब आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू राउस लॉ एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एट ए गिवन टेम्परेचर partial pressure of volatile components directly proportional to their mole fraction, and it is given by PA is equal to P naught A into dot XA. Similarly, PB is equal to P naught B dot XB। इसको हम कहते हैं राउस लॉ। राउस लॉ के बारे में सिंपल आप इतना ही कह सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, वोलाटाइल कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलाटाइल कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर। in general this law is given by Pi is equal to Pi naught into Xi, where I is the component, P is the vapor pressure, Pi naught is the vapor pressure of pure component, and Xi is the mole fraction of that component। अब यहाँ देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। कब? उस समय जब सॉल्यूशन कंटेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अगर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वोलाटाइल सॉल्वेंट के साथ साथ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होते हैं, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट और वोलाटाइल सॉल्वेंट के आपस में मिक्स होने से बनने वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वोलाटाइल सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है। इसीलिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट
वेपोराइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं होते, उनसे कोई वेपर नहीं बनते, इसलिए उनके द्वारा कोई वेपर प्रेशर भी नहीं बनता। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वोलाटाइल सॉल्वेंट और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होते हैं, उन सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर एक्चुअली वोलाटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता है। तो इसके लिए कह सकते हैं PA = P0A × XA, या आप कह सकते हो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो P0A आपको मिल जाएगा। सो solutions vapor pressure of solution containing non-volatile solute will be equal to vapor pressure of pure solvent P0A into mole fraction of solvent XA. So this is Raoult's law for the binary solution containing only volatile liquids and binary solution containing non-volatile solute in the volatile solvent. नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे आइडियल सॉल्यूशन का। इसका स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।